संचार या कम्युनिकेशन, इससे संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं विभिन्न विचारकों के मत कि उन्होंने संचार के बारे में क्या कहा है। फ्रैड लुथांस जी के अनुसार मानव जीवन के 3/4 सक्रिय भाग में संचार का प्रयोग होता है और किसी भी प्रबंधक के जीवन में तो यह अनुपात और भी अधिक है। हिग्स और गुलेट के अनुसार विश्व की सभी समस्याओं का मूल कारण और कम से कम व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की समस्याओं का प्रमुख कारण तो यही है कि व्यक्ति उतनी अच्छी तरह से अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता है जितना अच्छी तरह वह समझता है। ये संचार शब्द जो है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है और कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य, अर्थात सूचना देने वाले और सूचना लेने वाले के मध्य उभय निष्ठता या कॉमननेस स्थापित करना। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति से समूह को या समूह से समूह को कुछ चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के द्वारा सूचना, जानकारी, ज्ञान या मनोभाव का आदान प्रदान करना ही संचार है। संप्रेषण के महत्व को हम इस उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास पानी के 2 बर्तन हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है, लेकिन एक बर्तन के पानी का हम उपयोग कर सकते हैं और दूसरे बर्तन के पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए जिस पानी के बर्तन का हम उपयोग कर सकते हैं वही अच्छा माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कुछ लोगों के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उन ज्ञान का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो भी ज्ञान होता है उसको प्रभावी संप्रेषण के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाने में सफल होते हैं और उनके ज्ञान का लाभ दूसरे लोग उठा सकते हैं। तो संप्रेषण जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में सफल होना अलग बात है। अपने ज्ञान को दूसरे तक अधिक से अधिक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल होता है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक संचार कौशल है वह व्यक्ति अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में सफल होता है और संचार कौशल न होने की स्थिति में व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में असफल हो जाता है। सूचना जो है वो मानव जीवन का आधार है और संचार एक सतत व अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। संचार किसी तथ्य, सूचना या भावना को एक स्थान या व्यक्ति से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने की प्रक्रिया है। संचार का अर्थ सूचना नहीं बल्कि सूचना को समझना है। संचार वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि संचार वह है जो समझा गया है, क्योंकि संचार प्रक्रिया प्राप्तकर्ता की समझ व व्याख्या पर निर्भर करती है। संचार का उद्देश्य संदेश के द्वारा श्रोता के विचारों को परिवर्तित एवं परिवर्धित करना होता है। संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण आयामों को अगर हम देखें तो क्या कहना है, किसे कहना है, क्यों कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है और कहाँ कहना है। अगर हम इन आयामों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने संचार को हम प्रभावी ढंग से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकेंगे। संचार की आवश्यकता तथा महत्व को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी भी संगठन में गतिशीलता लाने के लिए निर्णय लेना व समस्याओं का समाधान करना, तथ्य सूचनाओं को एकत्र करना, परस्पर संतुलन, नियंत्रण, समन्वय व नियोजन करना, उत्पादन या सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, संगठनात्मक कुशलता व कार्मिकों को संतुष्टि प्रदान करना, अनुशासन या कार्मिकों में अभिप्रेरणा व प्रोत्साहन आदि में संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार की प्रकृति कुम्हार की गीली मिट्टी की तरह होती है, जिसे वह अपने विचारों के अनुसार आकार देता है। ठीक इसी प्रकार संप्रेषक अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी संप्रेषण का प्रयोग करता है। अब हम चर्चा करेंगे संचार के विभिन्न तत्वों के बारे में। संचार प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए संचार के 5 तत्वों का होना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 1 संप्रेषक, कम्युनिकेटर। नंबर 2 संदेश या जो मैसेज कहा जाना है। नंबर 3 वो मैसेज किस माध्यम से कहा जाना है। नंबर 4 श्रोता और नंबर 5 फीडबैक कि वो संदेश श्रोता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी जानकारी फीडबैक के माध्यम से ही हो सकती है। संचार के प्रकार को अगर हम देखें तो एक संप्रेषक दृश्य श्रव्य या दृश्य श्रव्य, समय, परिस्थिति और श्रोता को दृष्टिगत रखते हुए संचार के साधनों का प्रयोग कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दृश्य साधन, वो जो सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, जैसे अखबार, न्यूज़पेपर, बुक्स, पोस्टर, चार्ट। दूसरी श्रेणी में आते हैं श्रव्य, जो सिर्फ सुनाई पड़ते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, टेलीफोन हुआ, रेडियो हुआ, पुराने पहले कैसेट चलते थे वो हुए। और अगर हम दृश्य श्रव्य को देखें तो वो जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे टीवी हुआ
या कंप्यूटर हुआ या मल्टीमीडिया हुआ। तो इस प्रकार से संचार के प्रकार को हम दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य के रूप में विभाजित कर सकते हैं। संचार को हम शाब्दिक और अशाब्दिक दो वर्गों में भी विभाजित कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले हम देखें शाब्दिक या वर्बल। शब्द ये एक ऐसा गुण है जो सिर्फ मनुष्य के पास है। किसी पशु में ये गुण नहीं है कि वो शब्दों का प्रयोग करके संचार कर सके। तो मनुष्य में शाब्दिक वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ओरल या रिटन, मौखिक या लिखित। मौखिक में वार्तालाप, वाद विवाद, संगोष्ठी, भाषण आदि हो सकता है, और लिखित में आदेश, निर्देश, पुस्तिका, पोस्टर आदि। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और है कि अशाब्दिक या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें शारीरिक मुद्रा, संकेत, हाव भाव, इशारे, सिग्नल, चिन्ह, नेत्र संपर्क, भौवें चढ़ाना आदि आदि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि इशारों, चिन्हों, चित्रों के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक प्रकार में आते हैं। आंतरिक और बाह्य दो प्रकार से भी संचार को हम विभाजित कर सकते हैं। आंतरिक संचार में तीन प्रकार के संचार होते हैं। एक तो डाउनवर्ड, जो ऊपर से नीचे तक संचार होता है किसी संगठन में आदेशात्मक, निर्देशात्मक, नियमावली के माध्यम से, या फिर अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर, चाहे वो निवेदन के रूप में हो, चाहे प्रार्थनात्मक हो, अनुमति हो, प्रगति रिपोर्ट हो, और समस्तरीय या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, जो संगठन में समन्वय और परस्पर निकटता के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये आंतरिक जो संचार होता है, ये भी किसी संगठन की सफलता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कोई संगठन जब अपने संगठन के बाहर संचार करता है तो उसको हम बाह्य संचार कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रभावी संचार में आने वाली बाधाओं के बारे में, चुनौतियों के बारे में, जिसमें सबसे पहली चुनौती भाषा के रूप में है कि अगर हम कम्युनिकेशन करते समय स्थानीय भाषा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होंगे। साथ साथ तकनीकी शब्दावलियों का कम से कम प्रयोग किया जाए, या जितना आवश्यक हो उतना ही किया जाए। जो भी बात हम कह रहे हैं उसकी व्याख्या या उसका बोध जो है, इस पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। माध्यम कौन सा हम प्रयोग कर रहे हैं, उस माध्यम की हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वो माध्यम श्रोता, स्थान और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। आकार और दूरी भी एक बाधा हो सकती है। सामान्य घटना से सामान्यीकरण, अक्सर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है तो वो उसको एक सामान्यीकरण के रूप में ले लेता है कि सभी के साथ ऐसा होता है, तो ये भी एक बाधा के रूप में हो सकता है। और शोर, अगर कोई बात कही जा रही है और वहाँ पर अगर शोर है तो वो भी एक बाधा के रूप में हो सकता है। अब हम देखेंगे प्रभावी संचार के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है स्पष्टता, संक्षिप्तता और गतिशीलता। साथ साथ जो बात कही जाए वो प्रामाणिक हो, समयबद्ध हो, सीधा संचार तंत्र, अर्थात संचार में इतनी ज़्यादा तकनीकी शब्दावलियाँ या इतनी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ न कर दी जाएं जिससे संचार के स्थान पर वो तकनीकियाँ ज़्यादा उभर करके सामने आ जाएं। साथ साथ जो भी बात कही जाए वो केंद्र बिंदु में वही बात होनी चाहिए, वही संदेश होना चाहिए। और एक संचारक के लिए, कम्युनिकेटर के लिए अच्छा श्रोता होना बहुत आवश्यक है। साथ साथ पर्याप्त जानकारी, जो भी संचार किया जा रहा है, जो भी बात कही जा रही है, उसकी पर्याप्त जानकारी होना संप्रेषक के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो जानकारी होती है, जो नॉलेज होती है, वही किसी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। साथ साथ जो प्राप्त करता है, जो श्रोता है, उसके व्यवहार का अनुमान लगाना भी एक संप्रेषक के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे संप्रेषक, हमारे जो श्रोता हैं, उनका क्या लेवल है, उनका व्यवहार क्या है। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो एक अच्छे संचारक के रूप में हम अपना कार्य कर सकेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो प्रभावी संचार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।